हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर जो है वो 5 है। हम इसमें आपको LCR सर्किट का डिस्कशन करेंगे। हमने आपको इसके पहले लेक्चर में जब सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस लगा हो तो बताया था कि उसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं। अगर प्योर इंडक्टर है तो उसमें करंट 90 डिग्री लैग करती है, और अगर प्योर कैपेसिटर है तो उसमें करंट 90 डिग्री लीड करती है। ठीक, देखिए सर्किट आपके यहाँ आप तीन में से जो इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इनमें से दो लगा सकते हैं, तीनों लगा सकते हैं। अगर इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगा है तो LR सर्किट है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा है तो CR सर्किट है, LC सर्किट भी है। हम सबसे पहले यहाँ डिस्कशन करेंगे LCR सर्किट का, जिसमें तीनों लगे हुए हैं। ठीक, इससे करने से ये फायदा होता है कि जो अदर सर्किट है उसमें दूसरी क्वांटिटी को अगर हटा दें तो वो ऑटोमेटिक फार्मूले आपको बन जाते हैं। डिस्कशन हम उनका भी करेंगे शॉर्ट में। तो आप हेडिंग डालें LCR सर्किट, LCR सर्किट, और बोर्ड में आता है बहुत ही है, तो अपना ठीक से समझना। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, और ये हमने लगा दिया AC सोर्स। ठीक, रेजिस्टेंस तो जो यूनिट है उसकी ओम होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो यूनिट है वो भी ओम में होती है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो अगर हम रेजिस्टेंस के टर्म में देखेंगे तो इसे हम XL कहते हैं। इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से लिखते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से लिखते हैं, और रेजिस्टेंस जो है वो इट्स सेल्फ रेजिस्टिव नेचर है उसका। तो ये डायरेक्ट आपका इसकी यूनिट ओम होगी, XC की यूनिट ओम होगी और XL की यूनिट ओम होगी। दूसरी बात, इसमें ओम्स लॉ का पूरी तरह से आप फॉलो करेंगे। जैसे V = IR होता है, वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज अगर इसके अक्रॉस है तो IXL और इसमें IXC होगा, यानी XL और XC रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे। डायग्राम बनाकर नीचे लिखें। हाँ, लेट ए प्योर रेजिस्टेंस एंड ए प्योर इंडक्टर, let a pure resistance and a pure inductor and an ideal capacitor are connected in series to a source of alternating EMF. Let at any instant, let current at any instant, current at any instant is I0. इंस्टेंट पर ध्यान रखना, वैसे तो इंस्टेंटेनियस है, लेकिन हमने सर्किट में जो करंट ले ली है, जो हम ड्राइव कर रहे हैं, उसमें I0 ले ली, पीक वैल्यू। जो फेजर डायग्राम बनाए जाएंगे वो पीक वैल्यू पर बनाएं। वैसे आप √2 से डिवाइड कर दें तो RMS भी चलेगा। ठीक है ना, नोट कर लिया ना? तो नीचे लिखें मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, क्योंकि पीक करंट है ना। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर I0XL, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्यों लिया है मैक्सिमम वर्ड? क्योंकि ये पीक करंट है। अगर इंस्टेंटेनियस करंट होगी तो ये फार्मूला इंस्टेंटेनियस पर देता है, अगर आप I मल्टीप्लाई कर दें तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकल आएगा। अगर RMS करंट को मल्टीप्लाई कर दें तो RMS वोल्टेज आ जाता है इससे। ठीक है ना? तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है ये बना। फिर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर I0XC, देखिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर I0XC। आपने जो ऊपर लिखा था ना वहां पर कि लेट करंट एट एनी इंस्टेंट लिखा है ना, देखें जरा, लेट एट एनी इंस्टेंट करंट इन द लिख दिए, वहां पर पीक करंट लिख दीजिए।
लेट करंट एट एनी इंस्टेंट, हाँ हाँ करंट आई नॉट, ब्रैकेट में पीक करंट लिख दो, हाँ पीक करंट लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस नहीं है, वहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वहाँ, ठीक है ना। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आई नॉट आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आई नॉट आर। अब जरा एक बात समझें, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा और करंट, सीरीज में करंट सेम होगी सब में, ठीक, ये दोनों सेम फेज में होते हैं ना। वीसी जो करंट से क्या होगा, करंट लीड करेगी 90 डिग्री पर, और वीएल जो होगा वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। वीएल में करंट लैग करेगी, वोल्टेज लीड करेगा। समझ में आ गई बात। अब हम यहाँ पर सीधे बना, यहाँ पर लिख दो ये बात, देखिए वी आर इज इन फेज विद आई नॉट, वी आर इज इन फेज विद आई नॉट, but VL leads the current by, but VL leads the current by pi by 2, while VC lag behind the current, while VC lag behind the current by pi by 2। अब सभी लोग जो हैं वो फेजर डायग्राम को सीखें बनाना और बोर्ड में ठीक से वेक्टर लगाकर बनाना। देखिए चूंकि वोल्टेज और इसमें दोनों में करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, तो सबसे पहले इसको बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज ले लिया है वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और इसी डायरेक्शन में आई नॉट होगा। करंट को हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में करंट होगी और इसी डायरेक्शन में हमारा वी आर होगा। अब आप बताएं वी एल किधर होगा, प्लस वाई या माइनस वाई पर, हाँ यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इंडक्टर में करंट लैग करती है और वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, ठीक, और VC नीचे बनेगा क्योंकि VC में करंट लीड करेगी। तो यहाँ ध्यान रखना, हम जो फेजर डायग्राम बना रहे हैं वहाँ ये एजम्पशन कर रहे हैं कि VL ग्रेटर देन VC होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर से बड़ा ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये हमने VC बना दिया, ये VL और VC दोनों कितने एंगल पर है, डायग्राम देखकर बताएं। VL और VC कितने एंगल पर हैं, 90 डिग्री पर है, इसलिए सॉरी 180 डिग्री पर, हाँ पाई पर हैं। तो 180 डिग्री होने की वजह से हम इसको इसमें से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। हमने ये माइनस कर दिया VL माइनस VC, समझ गए ना। हमने O से B तक ये लिया और C यहाँ बना ले रहे हैं, ये पॉइंट D बना ले रहे हैं, समझ गए होंगे ना बात। हमारा O से B तक VL है, O से C तक VC है, समझ गए ना, और OD हमारा माइनस करने से आएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा BL माइनस VC, समझ गए ना डायग्राम में, ओके। अब ये आ गया BL माइनस VC वाई एक्सिस पर और VR एक्स एक्सिस पर, पैरेललोग्राम कंप्लीट करें और ये रिजल्टेंट आएगा आपका, ठीक। यहाँ पर हम E लिख दे रहे हैं। बहुत आसान होते हैं फेजर डायग्राम। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो हाँ, इन ट्रायंगल OAE, OE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। जो आपका OD है वही AE है डायग्राम में, जो ये लेंथ है वही लेंथ ये भी होगी, ठीक। अब इसमें जो नेट है OE उसको हम EMF E ले रहे हैं। E से कंफ्यूजन तो नहीं होगा, EL कुछ और रख दें नाम वहाँ, यहाँ E पर EMF भी E है ना, P लिख दो इसे, ठीक है ना, ये P लिख दे रहे।
जिससे कि ईएमएफ में कंफ्यूजन ना हो जाए। अब ओपी हमारा नेट ईएमएफ है, यानी कि नेट वोल्टेज होगा, तो ठीक है। तो ओपी की जगह हमने ई लिख दिया, ठीक। ओए देखिए क्या है, ओए है वी आर, और ये हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगी बात, बहुत सिंपल है, पाइथागोरस लगा दें और रिजल्टेंट न्यूमेरिकल में ये काम आएगा। ध्यान रखना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के ये फार्मूले बिल्कुल ओम्स लॉ है। V=IR लगाएं और उससे कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हमने जो माइनस करके लिखा था वहाँ भी चेंज कर देना। ये हमारा जो OD है वही हमारा A से P तक की लेंथ है, हमने E वहाँ से हटा दिया है, ठीक है ना। तो अब E स्क्वायर VR की जगह IR, VL की जगह IXL और इसकी जगह IXC, इसे रूट में कर ले रहे हैं और I को कॉमन ले लें बाहर सबसे, तो ये R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना जरा, देखिए जब कभी अगर नेट वोल्टेज सर्किट में निकालने को आ जाए, अभी हम ये लिख के दिखा देंगे, बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है चैप्टर का। देखिए मान लो इन तीनों में वोल्टेज दिया हो और पूछें कि नेट वोल्टेज कितना है, वो वोल्टेज जो दिया होता है वो RMS होता है। ये फार्मूला पीक पर भी वैलिड है और RMS पर भी वैलिड होता है। समझ में आ रही बात, इसलिए ये फार्मूले से लगाना, DC की तरह प्लस ना कर देना सारे उठाकर वोल्टेज, समझ गए ना। ये इस फार्मूले से निकलेगा नेट वोल्टेज, ये फार्मूला न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा, ध्यान रखना। अब हम इम्पीडेंस का फार्मूला बनाएंगे, तो E/I को यहाँ डिवाइड कर लें, इक्वल्स R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। हमने टिक लगाया है, वो फार्मूला लर्न रखना, वो ये वाला नेट वोल्टेज, ठीक, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये सभी ध्यान रखें आप। तो नेचुरल है कि देखिए ये हमारा वोल्टेज है और ये करंट है, तो ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये क्वांटिटी नेट ईएमएफ है यहाँ पर, और ये नेट करंट है। इसका मतलब ये नेट अपोजिशन को शो करेगी, नेट रेजिस्टेंस को, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है ना। लिखिए द क्वांटिटी E अपॉन I रिप्रेजेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। The quantity E upon I represent effective resistance of the circuit. It is called impedance. It is called impedance. और इसको हम Z से लिखते हैं। It is called impedance. और दूसरा फार्मूला ये लर्न रखना है, Z=R स्क्वायर अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये बना लिया होगा आपने। जब LCR को सीख लेंगे तो जो अदर सर्किट हैं उनको बनाने में बहुत फ्लो बन जाता है और वो इजीली बन जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे आपके। फेजर डायग्राम ऑफ LCR। दूसरी बात, आपने इम्पीडेंस समझ लिया, ये Z जो है वो क्या है, इम्पीडेंस, और ये आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पर फार्मूला Z का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमें फेज एंगल भी निकालना पड़ता है, कि हमने डायग्राम को हटा दिया है, यहाँ पर ध्यान दें, डायग्राम में जो नेट EMF E आया है, ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला, ये एंगल फाई, और ये है आपका, चाहे VL माइनस VC लिख दो, VL माइनस VC, और ये क्या था VR, ये X और Y, तो यहाँ से tan फाई। आप ये दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, हमने हटा दिया तो इसलिए बना दिया है। ये फाई फेज एंगल है, VL क्या होगा IXL,
ये क्या होगा आई एक्स सी, ये होगा आई आर। तो टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। इससे हम फेज एंगल निकालेंगे, यानी एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड, बोलो, करंट, वोल्टेज एंड करंट। ये तो नोट होगा इधर का। देखिए अभी हमने जो सर्किट बनाया था उसमें आपको ध्यान देना, जो अभी सर्किट हमने डिजाइन किया था उसमें एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी था या वी एल ग्रेटर देन वी सी था, एक ही बात है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर से ज़्यादा था, ठीक। जब एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक। ओवरऑल आपने अगर ध्यान दिया हो कि करंट लैग कर रही थी किससे, वोल्टेज से। ये बात समझ में आ रही ना। तो इस समय अगर आप फेजर डायग्राम, उसकी वेव डायग्राम की बात करेंगे, फेजर तो बना ही लिया है, ध्यान दें मेरी बात पर, फेजर तो बनाया था अभी। अगर वेव डायग्राम बनाएंगे इस केस में, ठीक, तो यहाँ पर ओवरऑल बताएं वोल्टेज लीड कर रहा था कि करंट। अभी बनाया सर्किट, वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रही है। तो अगर हमने वोल्टेज इक्वेशन ये बनाई, लेकिन अब 90 से नहीं करेगी, हाँ यहाँ एंगल फाई है, ये एंगल 90 से कम होगा, समझ रहे ना। तो ये वोल्टेज इक्वेशन है और करंट जो है वो लैग कर रही है, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो करंट, ध्यान दें जरा, वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम है, करंट थोड़ा इसके बाद मैक्सिमम कराएं। यहाँ पर पहले क्या कराया था प्योर इंडक्टर में, इस 90 डिग्री के बाद। आप ठीक से समझ लेना इस बात को, पहले हमने ए के ऊपर कराया था, अब ए पर नहीं होगा, किसी और पॉइंट पर होगा। आ रही बात समझ में, ठीक। ये एंगल जो है वो फाई होगा वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक। तो इसको आप कंप्लीट करते हुए यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पीक ले जाएं करंट का, इससे कुछ थोड़ा आगे, समझ गए ना बात को। तो ये इसको मिलाते जाएं, ये ऐसे करके ये हमारी करंट की इक्वेशन बन जाएगी, समझ गए ना। अगर आप ओवरऑल हम वेव फॉर्म में इक्वेशन लिखें और अगर हम वोल्टेज को लिखें, हम वोल्टेज को V लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हम E लिखें। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट को क्या लिखेंगे बोलो, साइन ओमेगा टी माइनस फाई, समझ रहे ना, क्योंकि वोल्टेज को बेस बनाया है, करंट लैग कर रही है, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है, ठीक। यहाँ लैग का मतलब समझ जाएं कि जो पहले मैक्सिमम होता है वो लीड करता है। डॉटेड वाली जो हमने इक्वेशन बनाई है, ये हमारे जो कर्व बनाया है ये करंट का है और डार्क वाला हमारा कर्व वोल्टेज का है, समझ गए ये बात। अगर मान लीजिए आपका VL लेस देन VC हो, यानी कि XC ग्रेटर देन XL, ठीक, तब आप जरा इस डायग्राम पर चेक करें। अगर एग्जाम बोर्ड में पूछ सकते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना जरा ये बात। देखिए हम VR तो इधर ही बनाएंगे, करंट भी इधर होगा, लेकिन इस बार जो VL बनेगा ये भी ऊपर होगा, ये तो बनेगा ही ऊपर, लेकिन VC की लेंथ ज़्यादा होगी, VC नीचे बड़ा बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब VC में से VL को माइनस करेंगे क्योंकि VC ग्रेटर देन है, आ रही बात समझ में। तो जो नेट वोल्टेज आएगा वो डाउनवर्ड होगा, नीचे बनेगा रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस के, और ये हमारा नेट EMF E बनेगा। हम यहाँ पर वोल्टेज हमने लिख दिया है, आप ध्यान रखना, हम B भी लिख सकते हैं और E भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो। नहीं, वेव डायग्राम नहीं बनाएंगे आगे, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ फेजर डायग्राम ये अलग रखें और वेव डायग्राम हमने वो बना दिया वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दें, ये हमारा VR है और ये एंगल हमारा फाई है,
समझ गए ना, फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ध्यान देना, यहाँ भी जो इम्पीडेंस का फार्मूला Z है वो क्या लगेगा, बोलो, R स्क्वायर प्लस, ज्यादा ज्यादा आप XC माइनस XL कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ फिर भी लिख दिया है। tan phi जो है वो निगेटिव जरूर हो जाएगा, XC माइनस XL अपान R, ये tan phi हो जाएगा। वहाँ XL माइनस XC, वहाँ XC माइनस XL। ठीक है, ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ वोल्टेज को V लिख दिया है, EMF लिखे हैं, चाहे एग्जाम में वोल्टेज को V लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ में आ गई बात आपके, कि इसमें वोल्टेज और करंट जो है वो, इसमें हमने VL लेस देन VC ले लिया है, तब आपका डायग्राम जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जरा बताएं, ये हमने फेजर डायग्राम बनाया है, इसका वेव डायग्राम कैसे बनेगा इस वाले का? हाँ, करंट इसमें जो है वो, यहाँ पर ध्यान दें, लीड क्या करेगा, ये यहाँ पर, हाँ करंट करेगी, क्योंकि कैपेसिटिव इफेक्ट है इसलिए करंट लीड करेगी। समझ गए ना, तो वेव डायग्राम में क्या होगा, करंट पहले मैक्सिमम होगी इधर। समझ गए ना, यानी कि इस तरह का बन जाएगा आपका डायग्राम। ये अगर वोल्टेज का आपका बना लें बेस, ये वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम है तो इसके पहले ही करंट मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पर। समझ गए होंगे ना बात को, ठीक है ना। तो करंट यहाँ पर ये मैक्सिमम, यहाँ ऊपर से चलेगा ग्राफ, अभी है ऐसे, यहाँ पर ये पीक होगा करंट का, और ये ऐसे करके थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी, ये करंट की वेव बन जाएगी। बस यहाँ ध्यान रखना, करंट पहले मैक्सिमम होगा। ये समझ में आ गई बात, ठीक। ये करंट है डॉटेड, इसको पहले मैक्सिमम कर दिया, स्टार्ट ये ऊपर से कहीं होगी, ठीक है ना। नहीं, आप एग्जाम में बना लें, बस पर्पज ये है, और क्या है। तो ये सर्किट जो है वो कैपेसिटिव कहलाता है, यहाँ कैपेसिटिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी कैपेसिटिव इफेक्ट की, यानी XC ग्रेटर देन XL होगा। और तीसरा केस इसमें होता है कि जब दोनों वोल्टेज इक्वल हो, VL और VC दोनों इक्वल, तब इसको रेजोनेंस कहते हैं। थर्ड केस में VL इक्वल्स VC, यानी XL इज इक्वल टू XC। ऐसे केस में जो है आपका जो VL बनेगा, इसकी वैल्यू, और नीचे जो XC बनेगा VC, इनकी वैल्यू दोनों सेम होंगी। वोल्टेज VR इधर होगा, करंट यहाँ पर होगा, नेट वोल्टेज VL माइनस VC 0 हो जाएगा। XL माइनस XC 0 है, यानी XL इज इक्वल टू XC होगा, ठीक। और वोल्टेज करंट दोनों सेम फेज में, ये बात समझ में आ रही, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे सर्किट जो है वो बिल्कुल प्योर रेजिस्टिव हो गया। समझ गए ना, वो कैपेसिटिव डोमिनेटेड था, ये हाँ, इसी को हम सीरीज रेजोनेंस कहते हैं सर्किट। इसका आगे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। जब दोनों सेम फेज में हो जाएंगे तो रेजोनेंस, वोल्टेज और करंट, ओके। यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी भी निकाली जाती है रेजोनेंस की। XL क्या है, ओमेगा L, XC क्या है, 1 अपान ओमेगा C। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान LC, ओमेगा इक्वल्स 1 अपान रूट LC। ओमेगा होता है 2 पाई F, F फ्रिक्वेंसी है, 1 अपान रूट LC, तो F इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई रूट LC। ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाती है। इसके ऊपर डिटेल में स्टडी होगी बाद में, क्योंकि इस समय जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाता है। ध्यान दें, XL XC के इक्वल, Z क्या होता है, Z किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, बोलिए। देखिए हम कुछ पॉइंट यहाँ नोट कर रहे हैं, Z R के इक्वल हो गया, और ये मिनिमम होगा, मिनिमम। अरे Z के फार्मूले से देख लो ना, रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है। XL XC इक्वल हो गया, Z R के इक्वल हो गया, ठीक। सर्किट कैसा हो गया, रेजिस्टिव।
वोल्टेज और करंट सेम फेज में, फाई 0 हो गया ना, और सर्किट रजिस्टिव हो गया। पावर का फार्मूला कराने के बाद रेजोनेंस का फिर डिटेल आएगा। रेजोनेंस इंपॉर्टेंट चीज है, सर्किट की पूछी जाती है, लेकिन फिलहाल आगे लिखेंगे ना। नहीं, अभी यहाँ पर नोट कर दो जो नोट कर रहे हो, ठीक है ना। जो चीज लिख रहे हो रिपीट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाती है। यहाँ पर इस सर्किट में आप एक पॉइंट LCR में स्पेशल ध्यान रखना कि अगर जरा बताएं, हम वोल्टेज पूछते हैं आपसे, मान लीजिए ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है, और ये हमने सोर्स लगा दिया, ठीक। ये 100 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, तो नेट वोल्टेज कितना होगा सर्किट का, जरा बताएं। हाँ, सर्किट में नेट वोल्टेज कितना होगा? ये जो वोल्टेज गिवन होते हैं ये RMS वोल्टेज होंगे, हमेशा ध्यान रखना। देखिए, नेट वोल्टेज का फार्मूला √VR² VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो VR कितना है 50 और VL माइनस VC यानी 100 माइनस 50 का स्क्वायर, तो 50√2 वोल्ट हो जाएगा। समझ गए ना बात। ये यहाँ सर्किट को करते समय कभी ऐसा ना कर देना कि नेट वोल्टेज इनका जो है वो सम कर लें, इंस्टेंटेनियस होता है, लेकिन ये जो गिवन होता है पेपर में, इसमें रेजिस्टेंस की जगह LC ये जो वोल्टेज है इंडक्टर का वो 50 हो सकते हैं, क्या उससे फर्क पड़ेगा? वोल्टेज सेम होगी ना कैपेसिटेंस। अरे वो सेम है तो रेजोनेंस करो ना, 3 केस कर तो लिए हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, समझ गए ना। और दूसरी बात ध्यान रखना कि चूंकि हमारा देखिए जो Z का फार्मूला है वो है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इससे इन्होंने एक ट्रेंगल बनाकर इसे इम्पीडेंस ट्रेंगल बोलते हैं। ये फाई ले लिया, आप इम्पीडेंस ट्रेंगल हेडिंग डाल देना, तो XL माइनस XC ये हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और साथ में ये भी फार्मूला सेट हो गया, 10 फाई हो गया XL माइनस XC बाई R। ट्रेंगल बन गया ना, और इसका ये Z शो करेगा इम्पीडेंस, तो इसे हेडिंग डाल दें इम्पीडेंस ट्रेंगल। इससे फेज रिलेशनशिप भी आ जाएगा और आपका वो भी निकल आएगा। हमने जो ये LCR सर्किट आपका बनाया है, हम इससे पहले इसके बाद जो है वो LR, CR और RC ये सब डिस्कशन करेंगे LC, ठीक है ना। इसमें हमने आपको बता दिया कि इसको बनाने में फ़ायदा ये है कि अगर जैसे आपको ये LR सर्किट है तो XC को 0 कर दें, अगर RC सर्किट है तो XL को 0 कर दें, समझ गए ना। अगर LC सर्किट है तो R को 0 कर दें, ऑटोमेटिक आंसर इसमें भी 0 लिख दें, ऑटोमेटिक आंसर निकलते चले जाते हैं, समझ गए ना बात ये। तो ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे और इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। ओके।